हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रिप्टन क्लासेस। क्रिप्टन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं हम लोग रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग टॉपिक के। ठीक है, लगभग 50 MCQ क्वेश्चन होंगे जिसको मैं यहाँ एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करूँगा आपके साथ। ठीक है, और इस MCQ क्वेश्चंस के जो PDF हैं वो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक गिवन होगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उस PDF के अंदर कुछ पासवर्ड होगा, वो पासवर्ड आपको वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पे सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके सामने है वो है व्हाट इज द टर्म COP रिफर्ड इन टर्म्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो COP का मतलब क्या है? COP का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि C ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर स्टैंडर्ड सिस्टम विद टेम्परेचर T1 एंड T2, ठीक है, वेयर TA इज ग्रेटर देन T1 एंड लेस देन T2। और TA क्या है? एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है। Q1 is the heat extracted from the body at temperature T1 and Q2 is heat delivered to body T2। ठीक है, और T2 जो है वो हायर टेम्परेचर पे है और T1 आपका कम टेम्परेचर है, एम्बियंट से कम टेम्परेचर है। व्हाट इज़ द COP ऑफ हीट पंप, यानी कि आप हीट पंप की बात कर रहे हैं और हीट पंप की COP पूछी गई है। तो सबसे पहले आइए समझ लेते हैं यहाँ पर कि व्हाट इज़ हीट पंप। तो हीट पंप का क्या काम है? हीट पंप का काम है कि किसी कोल्ड एनवायरनमेंट से आपको हीट लेना है, किसी कोल्ड एनवायरनमेंट से क्या करना है बच्चों? हीट लेना है और उसके बाद उस हीट को ट्रांसफ़र करना है कहाँ पर? किसी वार्म एनवायरनमेंट को, ठीक, किसी वार्म एनवायरनमेंट को, किसी वार्म एनवायरनमेंट को। ठीक है, तो यहाँ पर आपका घर भी हो सकता है वो वार्म एनवायरनमेंट, यानी कि सर्दियों के मौसम में आपको अपने घर को गर्म करना है। तो फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर हीट का ट्रांसफ़र तो बहुत मुश्किल है, तो उसको करने के लिए अगर ऐसा हमें पॉसिबल करना है तो वी हैव टू गिव सम वर्क, यानी कि हमें वर्क करना पड़ेगा कुछ। तो कुछ वर्क करेंगे, यानी कि हीट पंप को आप कुछ वर्क देंगे, वो हीट पंप क्या करेगा, वो जो मशीन है वो क्या करेगी, कोल्ड एनवायरनमेंट से हीट लेकर Q1 लेकर Q2 ट्रांसफ़र कर देगी वार्म एनवायरनमेंट पे। और जो वार्म एनवायरनमेंट है उसका जो टेम्परेचर है वो आपका हाइयर है और कोल्ड एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कम है, T1 है। ठीक है, या QL से भी डिनोट कर सकते हैं, TH एंड TL से भी डिनोट कर सकते हैं। तो अब आपसे पूछा गया है बच्चों, पूछा गया है व्हाट इज द COP ऑफ हीट पंप। अब COP क्या होता है? COP ऑफ हीट पंप क्या होता है? हीट पंप में जो डिज़ायर्ड आउटपुट है आपका, जो हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट है वो है QH, यानी कि जो हीट हम वार्म एनवायरनमेंट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, QH इज़ द आवर रिक्वायर्ड आउटपुट, डिज़ायर्ड आउटपुट। ठीक है, यानी कि हीटिंग इफेक्ट हम कितना प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, वार्म हाउस को कितना हीट दे पा रहे हैं। तो वो जो Q2 या QH आपका है वो आपका डिज़ायर्ड आउटपुट है। और आपका इनपुट क्या है? जो आप उसको वर्क दे रहे हैं, यानी कि वर्क इनपुट। तो हीटिंग इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट आपका होता है COP ऑफ हीट पंप। अच्छा, हीटिंग इफेक्ट यहाँ पर क्या है? QH लिख सकते हैं, यहाँ इस केस में हम लोग Q2 कर रहे हैं तो Q2 लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं Q2। और वर्क इनपुट से आपको डिवाइड करना है। अब वर्क इनपुट कैसे निकालेंगे बच्चों? वर्क इनपुट तो यहाँ गिवन नहीं है, क्योंकि आपको पता है ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हीट पंप को अगर आप सिस्टम मानिए, अगर हीट पंप को सिस्टम मानिए तो हीट पंप के अंदर क्या आ रहा है? Q1 आ रहा है, वर्क इनपुट आ रहा है, और क्या जा रहा है? Q2। ठीक है, अगर मैं हीट पंप यहाँ बनाऊँ तो ये हीट पंप है, इसमें W इनपुट आ रहा है अंदर की ओर, Q1 आ रहा है और जा क्या रहा है? Q2। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है कि Q1 प्लस W इन शुड बी इक्वल्स टू Q2, क्योंकि कोई एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती और कोई एनर्जी बना नहीं सकता, तो जो एनर्जी है वही आपस में कन्वर्ट होगी। तो Q1 प्लस W इनपुट इक्वल्स टू Q2। ठीक है, तो अब वर्क इनपुट निकालना हो तो मैं क्या करूँगा? वन इनपुट निकालना हो तो क्या करूँगा? Q2 माइनस Q1 हो जाएगा। तो वर्क इनपुट हो जाएगा आपका Q2 अपॉन Q2 माइनस Q1। ठीक है, तो ये इक्वेशन होगी आपकी COP की इन टर्म्स ऑफ Q, यानी हीट एक्सट्रैक्टेड और हीट डिलीवर्ड के केस में। तो हीट एक्सट्रैक्टेड कितना था यहाँ पर? Q1। ठीक है, और हीट डिलीवर्ड कितना था? Q2, हायर टेम्परेचर को, तो Q2 अपॉन Q2 माइनस Q1। तो देख लेते हैं Q2 अपॉन Q2 माइनस Q1 कोई ऑप्शन है यहाँ पर? A ऑप्शन। तो A ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड इन द रेफ्रिजरेटर टू द वर्क डन टू ऑन द रेफ्रिजरेटर। ठीक है, तो आपको पता है COP का फॉर्मूला क्या होता है? COP का फॉर्मूला होता है कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, कूलिंग इफेक्ट
डिवाइडेड बाई वर्क इनपुट। अब देखिए ये रेफ्रिजरेटर है, वो पंप था। रेफ्रिजरेटर में इसी रेफ्रिजरेटर में क्या काम है हमें कि जो हमें कोल्ड को और ठंडा करना है, ठंडे स्पेस को और ठंडा करना है, और वहाँ से एनर्जी लेकर हमें एक एम्बियंट स्पेस में, एनवायरनमेंट में हमें उस एनर्जी को, उस हीट को फेंकना है ले जाकर। ठीक है, सेम वही काम है पंप का, लेकिन क्या है यहाँ पर जो डिज़ायर्ड आउटपुट है आपका वो है कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट नहीं, जो आप बाहर हीट कर रहे हो वो नहीं, जो आप हीट खींच रहे हो। तो आप जो हीट खींच रहे हो वो आपका क्या है, यहाँ पर जो आप हीट खींच रहे हो वो आपका डिज़ायर्ड आउटपुट है, और इनपुट तो आपका डब्ल्यू इनपुट है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस टर्म को COP, उसको हम लोग क्या कहते हैं COP। तो वही चीज़ है हीट एक्सट्रैक्टेड इन रेफ्रिजरेटर, यानी कि कूलिंग इफेक्ट, जितना हीट एक्सट्रैक्ट करोगे वही उतना ही कूलिंग इफेक्ट पैदा होगा। ठीक है, तो डिवाइडेड बाई वर्क इनपुट क्या कहलाता है, COP ऑफ रेफ्रिजरेशन। ठीक है, COP ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है द COP ऑफ रेफ्रिजरेटर वर्किंग ऑन रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल वेयर T1 इज लोवेस्ट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी कि केल्विन में गिवन है, और T2 इज हाईएस्ट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी कि T1 एंड T2 आर गिवन, T1 एंड T2 इज गिवन। तो COP क्या होता है, COP होता है रेफ्रिजरेटर का, आपको पता है कि जो कूलिंग इफेक्ट है, कूलिंग इफेक्ट QL अपॉन QH माइनस QL। ठीक है, अब रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल क्या होता है, आइडियल साइकिल है। तो आइडियल साइकिल के केस में हम Q को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, टेम्परेचर से डायरेक्टली। तो TH अपॉन TH माइनस TL। अब TL क्या है, लोअर टेम्परेचर, और TH क्या है, हायर टेम्परेचर। तो यहाँ देख लेते हैं कि लोअर कौन सा है, लोअर है आपका T1, तो T1 अपॉन T2 माइनस T1। तो यहाँ से ऑप्शन देख लेते हैं, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या होगा, T1 अपॉन T2 माइनस T1। तो T1 अपॉन T2 माइनस T1, यानी कि ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, यानी 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है, 1 टन होता क्या है, 1 TR ये टर्म होता है। ये टर्म आपका किस लिए यूज होता है, रेफ्रिजरेशन की यूनिट है। ठीक है, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो पूछा गया कि 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन होता क्या है। तो 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन कुछ नहीं होता बच्चों, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट टू फ्रीज 1 टन ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस इनटू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इन 24 आवर्स। यानी कि आप कितनी हीट निकालेंगे वाटर से, 1 टन ऑफ वाटर से जो 0 डिग्री सेल्सियस पे है, टू कन्वर्ट इट इनटू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इन 24 आवर। यानी कि ये काम आपको 24 घंटे में करना है, ये नहीं कि 1 घंटे में करके ख़त्म कर दिया, वो नहीं। तो जो एनर्जी, जो हीट आप निकालोगे 24 घंटे के अंदर टू कन्वर्ट 1 टन ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस टू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इन 24 आवर्स, तो उसको आप लोग बोलेंगे कि उस अमाउंट ऑफ हीट को आप बोलोगे 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, दोबारा से पूछा गया है 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन करस्पॉन्ड्स टू। ठीक है, पूछा गया कि 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन होता कितना है, यानी आइस से कितनी हीट निकालें, 0 डिग्री वाटर से कितनी हीट निकालें 24 घंटे के अंदर कि वो 0 डिग्री आइस में कन्वर्ट हो जाए। तो किस रेट पे निकालें, यहाँ पर किलो कैलोरी पर मिनट पर आवर में दिया हुआ है ऑप्शन। तो यहाँ पर सीधा 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन होता है 50 किलो कैलोरी पर मिनट। ठीक है, 50 किलो कैलोरी पर मिनट। और भी इसकी यूनिट होती हैं, उसको देख लेते हैं। यानी कि 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इक्वल्स टू 3.5 किलो वाट और 211 किलो जूल पर मिनट और 50 किलो कैलोरी पर मिनट और 200 BTU पर मिनट। यानी कि ये सारी आपकी सारी वैल्यूज़ हैं 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन की। तो कुछ भी एग्जाम में पूछा सकता है, किलो वाट के टर्म से पूछा जा सकता है, किलो जूल पर मिनट के टर्म से पूछा जाता है, किलो कैलोरी पर मिनट या BTU पर मिनट के टर्म में पूछा जा सकता है। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, 1 टन इक्वल्स टू कितना किलो जूल पर सेकेंड। किलो जूल पर सेकेंड क्या होता है बच्चों, किलो वाट। तो अभी आपने पीछे देखा कि 1 टन इक्वल्स टू 3.5 किलो वाट, तो यहाँ पर सी ऑप्शन 3.5 किलो जूल पर सेकेंड। नेक्स्ट है, फॉर द सिस्टम वर्किंग ऑन कार्नोट साइकिल, रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन COP ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप COP। यानी कि पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन COP ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड COP ऑफ हीट पंप। तो ये बहुत आसान है, इसका डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए हम क्या करेंगे, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर आपको पता है QL डिवाइडेड बाई QH माइनस QL। QL क्या है, जो हीट आपने लोअर टेम्परेचर से एक्सट्रैक्ट किया है, और QH क्या है, जो आपने हीट हायर टेम्परेचर को
डिलीवर किया है, ठीक है। तो QL अपॉन QH माइनस QL, अगर मैं COP ऑफ रेफ्रिजरेशन में 1 जोड़ दूँ तो QL अपॉन QH माइनस QL प्लस 1 हो जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो QL प्लस QH माइनस QL डिवाइड बाई QH माइनस QL, तो QL आपका कट गया, QL कट गया, तो यहाँ बचा ऊपर QH अपॉन QH माइनस L, और QH अपॉन QH माइनस QL क्या होता है, COP ऑफ हीट पंप। ये क्या होता है, COP ऑफ हीट पंप। क्यों? क्योंकि हीटिंग इफेक्ट क्या है कि यानी कि आपने कितना हीट डिलीवर किया वार्म टेम्परेचर को, QH, तो QH अपॉन QH माइनस QL, और QH माइनस QL क्या होता है आपको पहले बता दिया, वर्क इनपुट। कई बार न्यूमेरिकल में भी पूछा जा सकता है, तो ये वर्क इनपुट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से जो रिलेशन आपका बन के आया है वो क्या बन के आया है कि COP ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस 1 इक्वल्स टू COP ऑफ हीट पंप, ठीक है। अब इसी को आप COP ऑफ रेफ्रिजरेटर के टर्म में लिखें तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इक्वल्स टू COP ऑफ हीट पंप माइनस 1, तो यहाँ पर इक्वेशन C जो है COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इक्वल्स टू COP ऑफ हीट पंप माइनस 1, यानी C ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इज ऑलवेज, ठीक है, डैश है, फिर द COP ऑफ हीट पंप व्हेन बोथ आर वर्किंग एट सेम टेम्परेचर लिमिट, यानी कि दोनों हीट पंप और रेफ्रिजरेटर एक ही टेम्परेचर लिमिट पे वर्क कर रही हैं, तो COP किसका ज़्यादा किसका कम होगा, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपने अभी इक्वेशन देखा कि COP ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस 1 इक्वल्स टू COP ऑफ हीट पंप होता है, ठीक है। तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ से, COP ऑफ रेफ्रिजरेशन इक्वल्स टू COP ऑफ हीट पंप माइनस 1, यानी कि जो भी COP होगा हीट पंप का उससे एक घटा देंगे तब आपका रेफ्रिजरेटर का COP आएगा, सेम टेम्परेचर पे अगर काम कर रहा है तो यहाँ से हमें ये बात पता चल गई कि भाई हमेशा COP ऑफ रेफ्रिजरेशन जो होगा वो लेस होगा COP ऑफ हीट पंप के, जब वो वर्क करेगा सेम टेम्परेचर लिमिट्स के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर A ऑप्शन है इज लेस देन, ये करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, द COP ऑफ रेफ्रिजरेशन में बी इम्प्रूव्ड बाई, अब पूछा जा रहा है कि जो COP है रेफ्रिजरेटर का उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें इक्वेशन हमारे पास है, आपको पता है इक्वेशन क्या होती है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या होता है, QL अपॉन वर्क इनपुट। QL क्या है, जो हीट आपने लोअर टेम्परेचर से एक्सट्रैक्ट की है, हीट एक्सट्रैक्ट की है जो, तो QL अपॉन वर्क इनपुट, QL अपॉन QH माइनस QL। अब उसी को आपने जब ये कॉर्नॉट साइकिल पे वर्क कर रहा है, आइडियल साइकिल पे वर्क कर रहा है, तो आप T के टर्म में कर सकते हैं, तो TL अपॉन TH माइनस TL हो गया, ठीक है। तो 1 डिवाइड बाई, हमने क्या किया TL से डिवाइड कर दिया, तो 1 डिवाइड बाई TH अपॉन TL माइनस 1 हो गया, ठीक है। अच्छा, ये इक्वेशन हो गई। अब COP ऑफ रेफ्रिजरेटर की इक्वेशन TL अपॉन TH माइनस TL है। अब देखिए इसके अंदर अगर आप TH माइनस TL को, अगर आप TH माइनस TL को डिक्रीज़ कर दें, क्या कर दें, डिक्रीज़ कर दें, तो क्या COP बढ़ जाएगी, बिल्कुल बढ़ जाएगी। अब TH माइनस TL को डिक्रीज़ कैसे करेंगे, देखो डिनोमिनेटर है ना TH माइनस TL, उसको डिक्रीज़ कर दोगे तो COP बढ़ जाएगी। अब TH माइनस TL को डिक्रीज़ कैसे करोगे, तो उसके लिए या तो आप क्या करो, TL को बढ़ा दो, क्या करो, TL की वैल्यू को बढ़ा दो, यानी कि लोअर टेम्परेचर जो है उसको आप बढ़ा दीजिए, तो क्या होगा, TH माइनस TL कम हो जाएगा। या आप एक और काम कर सकते हैं कि TH को घटा दो, यानी हायर टेम्परेचर जो है उसकी वैल्यू को घटा दो, अगर TL को कांस्टेंट रख के TH को घटा दो, तो दोनों काम कर सकते हैं, यानी कि लोअर टेम्परेचर आप बढ़ा दीजिए और हायर टेम्परेचर को आप घटा दीजिए, तो आपका COP क्या होगा बच्चों, बढ़ जाएगा, रेफ्रिजरेटर का COP बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं, यानी कि हमारे यहाँ से क्या निकल के आया है कि लोअर टेम्परेचर को बढ़ाना है, यानी लोअर टेम्परेचर को बढ़ाना है और हायर टेम्परेचर को घटाना है, डिक्रीजिंग द हायर टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग द लोअर टेम्परेचर, तो आपका COP ऑफ रेफ्रिजरेटर बढ़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द इक्वेशन बिटवीन एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन एंड COP ऑफ हीट पंप, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इक्वेशन हमने देखी हीट पंप और रेफ्रिजरेटर के बीच में, COPs के बीच में। अब एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन और COP ऑफ हीट पंप के बीच में रिलेशन पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हीट इंजन होता क्या है। जो आपका IC इंजन होता है नॉर्मली, वो आपका हीट इंजन ही है, जो कार का इंजन है वो हीट इंजन ही है, ठीक है। वो क्या काम करता है बच्चों, वो हीट लेता है, कहाँ से हीट लेता है, बर्निंग ऑफ फ्यूल से हीट लेता है वो इंजन, और आपको क्या देता है, वर्क आउटपुट, यानी रोटेशन देता है, कार चलती है, ठीक है। और कुछ हीट एग्जॉस्ट के माध्यम से वो एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है, आपको पता है,
ठीक है, कुछ हीट वो रिलीज कर देता है QL, ठीक है। तो अब इफिशियंसी क्या होगी, देखिए डिज़ायर्ड आउटपुट क्या है यहाँ पर, डिज़ायर्ड आउटपुट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिज़ायर्ड आउटपुट आपका क्या है, वर्क आउटपुट। डिज़ायर्ड आउटपुट अब आपका क्या है, ये वर्क नेट आउटपुट, ये आपका डिज़ायर्ड है। और आप दे क्या रहे हो, QH दे रहे हो। तो जो आउटपुट है डिवाइडेड बाय इनपुट इज इक्वल्स टू इफिशियंसी। तो वर्क नेट अपॉन QH क्या होगा इस केस में, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। तो वर्क नेट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हमने निकाल लिया, QH माइनस QL होता है। तो QH माइनस QL अपॉन QH इज द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, ठीक है। ये एफिशिएंसी का सिंबल होता है। ये हीट इंजन की आपने क्या निकाल ली, एफिशिएंसी निकाल ली, हीट इंजन की एफिशिएंसी निकाल ली। COP ऑफ हीट पंप क्या होता है, QH अपॉन वर्क इनपुट, ये हमें पहले से ही पता है, QH अपॉन QH माइनस QL, ठीक है। तो अब देखिए आप इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा, यानी कि आप देखोगे ध्यान से, तो अगर इनको मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन और COP ऑफ हीट पंप दोनों को मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो 1 के बराबर आएगा। क्यों, क्योंकि QH माइनस QL ऊपर है, यहाँ पर QH माइनस QL नीचे है, यहाँ पर QH ऊपर नीचे है, यहाँ पर QH ऊपर है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। तो ये रिलेशन है, यानी कि एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इंटू COP ऑफ हीट पंप इक्वल्स टू 1। तो अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई करती है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है बी ऑप्शन, यानी कि एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई COP ऑफ हीट पंप। तो ये जो बी ऑप्शन है, दिस इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द COP ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम इफ द वर्क इनपुट इज 40 किलो जूल एंड रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस्ड इज 130 किलो जूल पर kg ऑफ रेफ्रिजरेंट फ्लोइंग। यानी कि COP पूछा गया है, COP पूछा गया है, वर्क इनपुट कितना है 40 किलो जूल पर kg, और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट यानी कि जो हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट है, यानी कि कितना हीट हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं रेफ्रिजरेटेड स्पेस से, वो है 130 किलो जूल पर kg, यानी कि ये आपका QL है एक तरह से, और दिस इज़ योर वर्क इनपुट, ठीक है। तो COP क्या होता है, डिज़ायर्ड आउटपुट। डिज़ायर्ड आउटपुट क्या है, यही रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, यानी कि QL। तो QL अपॉन रिक्वायर्ड इनपुट, रिक्वायर्ड इनपुट क्या है, वर्क इनपुट। तो QL गिवन है और आपका वर्क नेट गिवन है, तो आप वहाँ से क्या निकाल सकते हैं, QL डिवाइड बाई वर्क इनपुट, यानी 130 डिवाइड बाई 40 इक्वल्स टू 3.25 आपका COP ऑफ रेफ्रिजरेटर आ जाएगा, ठीक है। COP ऑफ रेफ्रिजरेटर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द COP ऑफ रेफ्रिजरेटर सिस्टम इफ द वर्क इनपुट इज 30 किलो जूल। वर्क इनपुट इस बार क्या है, वर्क इनपुट इस बार क्या है 30 किलो जूल पर kg, एंड रेफ्रिजरेशन इफेक्ट यानी कि हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रेफ्रिजरेटेड स्पेस, यानी कि QL जो हमारा डिजायर्ड आउटपुट है वो है आपका इस बार इस केस में 120 किलो जूल पर kg, ठीक है। वेरी गुड। अब COP आपको पता है डिजायर्ड आउटपुट अपॉन रिक्वायर्ड इनपुट होता है। कूलिंग इफेक्ट यानी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इज द डिजायर्ड आउटपुट, वर्क इनपुट इज द डिजायर्ड रिक्वायर्ड इनपुट। तो QL अपॉन वर्क नेट, तो QL कितना गिवन है, QL इज गिवन 30, और यहाँ पर आपका वर्क इनपुट कितना, सॉरी वर्क इनपुट इज 30 एंड QL इज 120, तो आपका यहाँ से आ जाएगा 4.00 COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। बी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है COP, ठीक है। इन रेफ्रिजरेशन मशीन इफ लोअर टेम्परेचर इज फिक्स्ड, अगर लोअर टेम्परेचर को फिक्स कर दें रेफ्रिजरेटर में, देन COP ऑफ मशीन, नेक्स्ट है इन रेफ्रिजरेटिंग मशीन इफ लोअर टेम्परेचर इज फिक्स्ड, ठीक है, देन COP ऑफ मशीन कैन बी इंक्रीज बाई। अब COP कैसे इंक्रीज कर सकते हो, आपको मैंने पहले भी बताया कि जो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर उसको आप इंक्रीज करने के लिए क्या कर सकते हैं, लोअर टेम्परेचर को इंक्रीज करें या हायर टेम्परेचर को डिक्रीज करें। अब देखिए यहाँ पर लोअर टेम्परेचर को आपको फिक्स रखना है, तो आप क्या कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हायर टेम्परेचर को आपको क्या करना है, डिक्रीज करना है। हायर टेम्परेचर को आपको डिक्रीज करना है, तो देख लेते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन है, डिक्रीजिंग द हायर टेम्परेचर। तो ये आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। इन कंडेंसर इन नेक्स्ट है, इफ अ कंडेंसर एंड एवापोरेटर टेम्परेचर्स आर 140 एंड 100 K रिस्पेक्टिवली, देन रिवर्स कॉर्नोट COP इज, ठीक है। COP पूछा गया है, कंडेंसर और एवापोरेटर एक नया टर्म आ गया है, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, ये दिस इज योर रिवर्स्ड कॉर्नोट साइकिल। इसमें क्या होता है, इसमें रेफ्रिजरेशन में क्या होता है कि एक आपका होता है एवापोरेटर, यानी कि जो फ्रिज होता है, फ्रिज के अंदर जो स्पेस होता है जहाँ पर आपका ठंडी हवा आती है, आपको लगती है ठंडी हवा आ रही है,
वो आपका फ्रिज इज़ द इनसाइड कंपार्टमेंट इज़ द एवापोरेटर, वहाँ से हीट लेना है, वहाँ से क्या करना है, हमें हीट लेना है, खींचना है उस स्पेस से। और फिर कंप्रेसर लगा होता है, यहाँ पर कंप्रेसर लगा होता है, तो कंप्रेसर में कंप्रेशन होगा, ठीक है, कंप्रेशर में क्या होगा, कंप्रेशन होगा। फिर आपका पीछे के साइड में फ्रिज के आपने देखा होगा, फ्रिज के साइड में क्या होता है, कंडेंसर होता है। वहाँ पर क्या होता है कि वो जो वेपर है, कंडेंस जो कंप्रेस्ड वेपर है, वो आपका कन्वर्ट होता है लिक्विड में और हीट देता है सराउंडिंग में, यानी कि बाहर एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो कंडेंसर उसे कहते हैं हम लोग, यानी कि हमें जो सराउंडिंग है वहाँ पर क्या करना है, हीट को फेंकना है, बाहर जाना है, ठीक है। तो वो हम TH, वही TH है, वही तो है TH, यानी कि हायर टेम्परेचर जहाँ पर हमें हीट का ट्रांसफ़र करना है, हीट का ट्रांसफ़र बाहर फेंकना है, QH हमें बाहर फेंकना है, और उसका टेम्परेचर क्या है कंडेंसर का, TH। और TL क्या है, जो एवापोरेटर है, यानी कि जो आपका फ्रिज है, जो रेफ्रिजरेटर स्पेस है, जहाँ से हमें हीट को क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, हीट को हमें क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। हीट को हमें QL खींचना है यहाँ से, ठीक है। उसका टेम्परेचर TL है, जहाँ फेंकना है वहाँ का TH है, और जहाँ से लेना है वो TL है। फिर टरबाइन में जाके एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन के बाद फिर से एवापोरेटर में आता है। तो आपका जो COP होता है वो आपको पता है रेफ्रिजरेटर का कि TL/TH - TL, यानी कि जो TL है, यहाँ पर जो TL है उसको आप कह सकते हैं कि एवापोरेटर टेम्परेचर। और जो TH है आपका हायर टेम्परेचर, जो हम लोग पहले ले रहे थे, वो आपका किसका है एक्चुअल में टेम्परेचर, कंडेंसर का, वो आपका कंडेंसर का टेम्परेचर है, ठीक है। कंडेंसर का जो कंडेंस करता है वेपर्स को, सैचुरेटेड वेपर को, ठीक है, वो कंडेंसर का टेम्परेचर, यानी TH आपका कंडेंसर का टेम्परेचर है, TL किसका है, एवापोरेटर का टेम्परेचर, यानी कि जहाँ से आपको रेफ्रिजरेटर स्पेस है, जहाँ से आपको हीट खींचनी है और जहाँ फेंकनी है वो है कंडेंसर, उसका टेम्परेचर TH। तो आप फॉर्मूला लगा देंगे, आपको पता है, आपको गिवन है, क्या गिवन है, आपको पता है कि भाई TL की वैल्यू है, TL की वैल्यू है, क्या है TL की वैल्यू, 100 एवापोरेटर टेम्परेचर 100 गिवन है, आपको 140 गिवन है क्या, कंडेंसर टेम्परेचर, तो 140 - 100, तो 100/40 इक्वल्स टू 2.5, तो 2.5 इज़ द COP, 2.5 इज़ द COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। आगे चलते हैं, इफ़ कंडेंसर एंड एवापोरेटर टेम्परेचर आर 312 केल्विन एंड x केल्विन रेस्पेक्टिवली, COP इज गिवन एज 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखिए इस बार फिर से वही दोबारा सेम क्वेश्चन है, आपसे क्या पूछा गया है इस बार कि भाई आप बता दीजिए किसका टेम्परेचर बता दीजिए, आप बता दीजिए एवापोरेटर का टेम्परेचर, ठीक है। कंडेंसर का टेम्परेचर दिया है, कंडेंसर का मतलब हायर टेम्परेचर, यानी ये 312 गिवन है और TL पूछा गया है और COP ऑफ रेफ्रिजरेटर गिवन है 5 है, ठीक है। बस कुछ नहीं, इसी इक्वेशन में आपको रखना है 5 = x मान लेते हैं हम लोग, किसका, उसका टेम्परेचर एवापोरेटर का, तो x/312 - x, इक्वेशन सॉल्व करेंगे और आपकी x की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी, जो भी होगी। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, 6 2 6 6 260, तो 260 आपकी वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगी, ठीक है। किसकी, केल्विन में, किसका टेम्परेचर, एवापोरेटर का टेम्परेचर, ठीक है, एवापोरेटर का टेम्परेचर। आगे बढ़ते हैं, द COP ऑफ रिवर्स्ड कार्नोट रेफ्रिजरेटर इज 6, यानी COP गिवन है 6, रेशियो ऑफ लोवेस्ट टेम्परेचर टू हाईएस्ट टेम्परेचर, वही बात है, वही इक्वेशन है, सेम इक्वेशन आपको इस्तेमाल करना है, TL/TH - TL। देखो COP का फार्मूला क्या होता है, आपको बार बार हमने बताया, COP का फार्मूला है TL/TH - TL रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल के केस में। बस कुछ नहीं करना है, आपको 6 पता है, TL और TH के बीच में रेशियो चाहिए, तो आप इसको रेशियो में निकाल लेंगे। रेशियो आएगा यहाँ से आपका लोअर टेम्परेचर डिवाइड बाई हायर टेम्परेचर 6/7, तो 6/7 देखेंगे यहाँ कहाँ पर है, 6/7 बी में है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर। भाई आपको पता है हीट पंप और रेफ्रिजरेटर में बनावट में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है, दोनों में वर्क इनपुट आ रहा है। देखिए आप यहाँ पे रेफ्रिजरेटर है, ये हीट पंप है, दोनों में वर्क इनपुट दिया जा रहा है, कोल्ड स्पेस से एक वो भी हीट ले रहा है, हीट पंप भी, और आपका रेफ्रिजरेटर भी हीट ले रहा है और वार्म एनवायरनमेंट में हीट को छोड़ रहा है। लेकिन रेफ्रिजरेटर में जो हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट है, यानी कि डिज़ायर्ड जो हम चाहते हैं, जो हमारा चाहना है वो है QL, यानी कि हम चाहते हैं कि रेफ्रिजरेटेड स्पेस से कितना हीट हम खींच पाएँ, जितना ज़्यादा खींच जाएंगे उतना रेफ्रिजरेटेड स्पेस का, यानी कोल्ड स्पेस का टेम्परेचर डाउन होगा। और वहीं आपका हीट पंप का काम क्या है कि जो हीटेड स्पेस है उसको और हीट देना, उसको और गर्म करना, तो इसलिए QH हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट हो जाता है यहाँ पर,
ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ जो है डिज़ायर्ड इफेक्ट, देखो सिमिलर है, बस डिज़ायर्ड इफेक्ट हमारा डिफरेंट है दोनों में, डिज़ायर्ड इफेक्ट डिफरेंट है, उसमें QH डिज़ायर्ड इफेक्ट है और रेफ्रिजरेटर में QL इज़ आवर डिज़ायर्ड इफेक्ट, ठीक है, कूलिंग इफेक्ट इज़ आवर डिज़ायर्ड इफेक्ट। तो आगे बढ़ते हैं। इफ़ रिवर्स कार्नोट साइकिल ऑपरेटिंग एज हीट पम्प बिटवीन टेम्परेचर लिमिट्स 364 एंड 294 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ COP। ठीक है, देखो आपको पता है COP ऑफ रेफ्रिजरेटर TL अपॉन TH माइनस TL होता है, तो COP ऑफ हीट पंप क्या होगा, TH अपॉन TH माइनस TL। तो हायर टेम्परेचर 364 है, 364 माइनस 294 इक्वल टू 5.2, तो 5.2 इज द COP ऑफ हीट पंप, COP ऑफ हीट पंप, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। रेफ्रिजरेशन साइकिल ऑपरेट्स बिटवीन कंडेंसर टेम्परेचर ऑफ, ठीक है, कंडेंसर टेम्परेचर का मतलब हायर टेम्परेचर TH इक्वल्स टू +27 डिग्री सेल्सियस एंड एवापोरेटर टेम्परेचर यानी कि लोअर टेम्परेचर इज -23 डिग्री सेल्सियस। द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस COP इज, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर आपको पता है TL अपॉन TH माइनस TL, ठीक है। अच्छा, अब इसको आपको केल्विन में बदलना बहुत ज़रूरी है, यानी कि आपको 273 ऐड करना बहुत ज़रूरी है इस क्वेश्चंस में, ठीक है, केल्विन में रखना है आपको। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा केल्विन, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 273 माइनस 23, यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों 0, और ये हो जाएगा 250 केल्विन, ठीक है। अब केल्विन में यहाँ पर आंसर रख देंगे। TL कितना है बच्चों 250, TH कितना है 300 माइनस 250, तो कितना हो जाएगा 250 डिवाइडेड बाई 50, ये हो जाएगा 5, यानी कि 5 इज़ द करेक्ट आंसर, C इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। द रेफ्रिजरेटर वर्क्स ऑन रिवर्स कार्नोट साइकिल, ठीक है, वेरी गुड। द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज 7, 7 है कोफिशिएंट परफॉर्मेंस। कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेटर इज 12 TR, यानी कि यहाँ पे अब आपको बहुत थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन मिल गया है। 12 TR दिया है कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो सबसे पहले समझेंगे कि कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेटर जो 12 TR दिया है उसका मतलब क्या है, और पूछा क्या गया है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग, यानी कि वही QH आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है, QH पूछा, QH गया है, ठीक है, QH पूछा गया कि कितना सराउंडिंग में आपने हीट फेंका। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आपको 7 दिया। तो सबसे पहले हमें क्या समझना है, कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर क्या होता है आपको पता है कि भाई वो कोल्ड स्पेस से हीट को लेता है, वार्म एनवायरनमेंट में हीट को फेंकता है विद द हेल्प ऑफ वर्क इनपुट। ये काम है आपका रेफ्रिजरेटर का, सिंपल वर्क है। तो कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या होता है, द कूलिंग कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम, यानी कि कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेटर इज द रेट ऑफ हीट रिमूवल फ्रॉम द रेफ्रिजरेटेड स्पेस, यानी कि जिस स्पेस से आपको, जिस स्पेस को ठंडा करना है ना, वहाँ से रेट ऑफ हीट रिमूवल, वहाँ से रेट ऑफ हीट रिमूवल फ्रॉम द रेफ्रिजरेटेड स्पेस, उसको हम लोग कहते हैं कि ये कैपेसिटी है रेफ्रिजरेटर की। उसको हम डिनोट करते हैं टन ऑफ रेफ्रिजरेशन के टर्म में। वो गिवन है 12 TR, और 1 TR आपको पता है कि 211 किलो जूल पर मिनट होता है, और यही आपका 3.5 किलोवाट भी होता है। ये आपको पहले मैंने बता दिया है पहले वाली स्लाइड्स में, ठीक है। तो अब 12 TR इसका क्या है, कैपेसिटी, और कैपेसिटी का मतलब है कि कितना हीट आप रिमूव कर रहे हैं, कितना हीट आप रिमूव कर रहे हैं पर मिनट, कहाँ से, रेफ्रिजरेटेड स्पेस से, यानी कि आपका अल्टीमेटली ये गिवन क्या है, QL, अल्टीमेटली ये QL गिवन है, बस डॉट लगा दिया है मैंने ऊपर, क्यों, क्योंकि ये रेट ऑफ हीट रिमूवल फ्रॉम द रेफ्रिजरेटेड स्पेस है। तो Q.L की वैल्यू आपकी गिवन है, क्या गिवन है, Q.L की वैल्यू आपको गिवन है 12 TR, अल्टीमेटली ये QL की वैल्यू है, यानी कि हीट एक्सचेंजेड फ्रॉम रेफ्रिजरेटेड स्पेस। तो Q.L यानी रेट ऑफ हीट रिमूवल है, इसलिए मैंने डॉट लगा दिया, इक्वल टू 12 TR। अब 12 TR का मतलब क्या है बच्चों, कि भाई 1 TR होता है 3.5 किलोवाट, तो 12 TR कितना हो जाएगा, 12 × 3.5 किलोवाट, यानी कि 42.12 किलोवाट। COP आपको बता दिया गया है, COP आपका 7 है। आपसे पूछा गया है Q.H पूछा गया है, Q.H पूछा गया है, तो बस COP आपको पता है। COP क्या होता है, COP इक्वल्स टू क्या होता है, QL अपॉन QH माइनस QL, सब पे डॉट लगा दीजिए, बस डॉट लगा दीजिए। तो QL आपको पता है 42.12, QH निकालना है, 42.2 पता है आपको, बस मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा 48.13 किलोवाट। दिस इज द हीट रेट ऑफ हीट रिजेक्टेड फ्रॉम टू द सराउंडिंग, फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग। तो ये कितना हो जाएगा 48 किलोवाट, यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। वाई आर वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम बेटर देन कंप्रेशन सिस्टम, यानी कि वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम जो है वो
किस मामले में ज़्यादा अच्छा है वेपर कंप्रेशन सिस्टम से। अब देखिए वेपर एब्जॉर्प्शन में सिर्फ एक क्वालिटी है, इट यूजेज लो ग्रेड ऑफ एनर्जी, लो ग्रेड थर्मल एनर्जी, यानी कि सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करता है। तो इसलिए जो है क्या होता है कि ये आपका तो इसलिए जो है लो ग्रेड एनर्जी इस्तेमाल करने की वजह से ये ज़्यादा अच्छा माना जाता है वेपर कंप्रेशन सिस्टम से। वेपर कंप्रेशन सिस्टम में आपको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। वहीं पे यहाँ पे लो ग्रेड थर्मल एनर्जी का यूज़ करके काम हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द कॉमन एप्लीकेशन ऑफ एयर स्टैंडर्ड रेफ्रिजरेशन सिस्टम, यानी एयर स्टैंडर्ड रेफ्रिजरेशन सिस्टम का कहाँ पर एप्लीकेशन है। तो आपको सब लोगों को पता है कि एयरक्राफ्ट एयर कंडीशनिंग में एयर स्टैंडर्ड रेफ्रिजरेशन सिस्टम का यूज़ किया जाता है, ठीक है। एयरक्राफ्ट एयर कंडीशनिंग में वहाँ एयर की कोई कमी नहीं है ऊपर, ठीक है। वाई इज़ नोजल यूज्ड इन स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम, यानी कि नोजल का क्या काम है। सिंपली नोजल का क्या काम है, नोजल का काम है हाई प्रेशर स्टीम को हाई वेलोसिटी में बदलना, यही तो काम है। एनर्जी कंजप्शन से क्या मतलब है, ये जो नीचे के ऑप्शन है उसका क्या काम है। नोजल का काम सिंपली होता है कि कोई हाई प्रेशर फ्लूइड है उसकी वेलोसिटी को हाई करना, या कोई वेलोसिटी हाई है तो उसका प्रेशर को हाई कर देना, ठीक है। यही तो काम होता है नोजल का, तो यही होगा। आगे बढ़ते हैं। इन अ रेफ्रिजरेटिंग मशीन हीट रिजेक्टेड इज डैश हीट एब्जॉर्ब, यानी कि जो हीट रिजेक्ट कर रहे हैं आप सराउंडिंग में, वो हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर स्पेस से क्या है, मतलब लेस देन इक्वल टू यूनिटी ग्रेटर देन क्या है। तो आपको सिंपली पता है कि ये रेफ्रिजरेटर है बच्चों, ये रेफ्रिजरेटर है और ये आपका हायर टेम्परेचर है यानी कि TH है, ये आपका लोअर टेम्परेचर है TL है, यहाँ से QL गया, यहाँ पर QH गया, और आपको ये काम करने के लिए वर्क इनपुट देना पड़ रहा है, और आपको पता है कि QL प्लस वर्क इनपुट इक्वल्स टू QH। तो आपको सीधा पता है कि QL विल बी मोर, यानी कि हीट रिजेक्टेड टू द सराउंडिंग विल बी मोर देन हीट एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। तो ग्रेटर देन यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, हीट रिजेक्टेड इज ग्रेटर देन हीट एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर विच प्रोसेस ड्यूरिंग VCR साइकिल द हाईएस्ट टेम्परेचर इज अचीव्ड, ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल है उसमें हाईएस्ट टेम्परेचर आपको कहाँ मिलता है। तो आपको मैं एक बात बताऊंगा, ये जो डायग्राम है इसको आप याद रखिएगा, ये जो डायग्राम है वेपर कंप्रेशन VCR का, इसको आप याद रखिएगा। अगर आप इसको याद रखेंगे तो आपको बहुत से क्वेश्चन में मदद मिलेगी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ होगा, वो होगा कंप्रेसर में, यानी कि जब कंप्रेसर के बाद जब निकलेगा आपका रेफ्रिजरेंट तब सबसे ज़्यादा उसका टेम्परेचर होगा। क्यों, क्योंकि आपने कंप्रेस कर दिया ना, प्रेशर बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं 60 डिग्री आपने कर दिया, यहाँ -25 था, 30 था, -20 था, लेकिन यहाँ कंप्रेसर में जाते ही 60 डिग्री। तो कंप्रेसर के बाद, कंप्रेसर से निकलते ही सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा आपका किसका, रेफ्रिजरेंट का। आगे बढ़ते हैं। इन डोमेस्टिक वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेटर, यानी कि आपका जो नॉर्मल फ्रिज है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफ्रिजरेंट कॉमनली यूज्ड, तो सबसे ज़्यादा कौन सा यूज़ होता है, फ्रेऑन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा फ्रेऑन का यूज़ किया जाता है रेफ्रिजरेटर में। द COP ऑफ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर इज मोर देन, नेक्स्ट है द COP ऑफ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर इज, भाई रेफ्रिजरेटर इज मोर देन वन ही तो होता है, मोर देन वन ही होगा, ठीक है। COP मोर देन वन ही होगा, ग्रेटर देन वन ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रेशर इन द प्लेसेस A B रिस्पेक्टिव इन द गिवन ग्राफ। अब ये गिवन ग्राफ है, बोला गया कि भाई एक नीचे वैक्यूम प्रेशर है, ऊपर ब्लू वाली लाइन से क्या डिनोट किया गया है कि ये एब्सोल्यूट प्रेशर है, ठीक है। यहाँ से लेके वैक्यूम से लेके और वहाँ टॉप तक क्या है, एब्सोल्यूट प्रेशर है। तो ये बीच में ये जो A है, ये B क्या है, तो ये जो B है आपका वो कुछ नहीं, दिस इज़ योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और ये जो आपका A है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर वाला जो प्रेशर है उसको हम लोग गेज प्रेशर कहते हैं, तो ये आपका गेज प्रेशर है, ठीक है। तो क्या है, A गेज प्रेशर और B इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो D ऑप्शन इज करेक्ट, एट गेज एंड एटमॉस्फेरिक। नेक्स्ट है द कंडीशन ऑफ रेफ्रिजरेंट आफ्टर पासिंग थ्रू द कंडेंसर इन वेपर कंप्रेशन सिस्टम, यानी कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल में कंडेंसर से निकलते ही रेफ्रिजरेंट की कंडीशन कैसी होती है। तो आपको कंडेंसर से निकलते ही आपको रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर पता है कि सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। ये बात पता है, एक डायग्राम हमने आपको दिखाया था। तो आप इस डायग्राम को याद रखिएगा, बहुत से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके। ये VCR साइकिल का आपका डायग्राम है। एवापरेटर से हीट लिया, एवापरेटर से हीट खींचा रेफ्रिजरेंट ने अपने अंदर,
वो बन गया सैचुरेटेड वेपर, यानी कि वो 100% वेपर में कन्वर्ट हो गया। अब वो वेपर कहाँ गया, कंप्रेसर में। अब वो वेपर कंप्रेसर में गया तो कंप्रेस किया गया, यानी कि प्रेशर बढ़ाया गया, टेम्परेचर बढ़ा, तो वही वेपर सुपर हीटेड वेपर में बदल गया। वो किस में कन्वर्ट हो गया, सुपर हीटेड वेपर में, यानी कि लिक्विड में नहीं कन्वर्ट करना है इसको। कंप्रेसर आपका ये वेपर पे ही काम करेगा, ये एयर को ही कंप्रेस करेगा, लिक्विड को कंप्रेस करने वाला कंप्रेसर नहीं लगाया गया यहाँ पर, ठीक है, नहीं तो बहुत ज़्यादा कंप्रेसर वर्क हो जाएगा। तो वेपर को कंप्रेस करना आसान है, उसमें वर्क आपको जो देना पड़ेगा, वर्क इनपुट, वो कम देना पड़ेगा, इसीलिए हम वेपर को ही कन्वर्ट करेंगे वेपर में ही, और कौन से, सुपर हीटेड वेपर में। अब ये सुपर हीटेड वेपर का टेम्परेचर हो गया है 60 डिग्री सेल्सियस, और बाहर एम्बिएंट टेम्परेचर है 30, 32, 35 डिग्री सेल्सियस। अब ये कंडेंसर में जाएगा। अब ये सुपर हीटेड वेपर जैसे कंडेंसर में जाएगा तो ये अपनी हीट लूज करेगा सराउंडिंग के साथ, क्योंकि अब ये ज़्यादा गर्म है सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में। तो जब अब ये वेपर ज़्यादा गर्म है सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, तो ये हीट दे देगा सराउंडिंग को, QH हीट दे देगा सराउंडिंग को, और ये हो जाएगा ठंडा। और जैसे ही ये ठंडा होगा वो क्या बन जाएगा, लिक्विड। तो ये कंडेंसर से निकलते ही, देखिए कंप्रेसर नहीं है, ये कंडेंसर है, जहाँ पर आप कंडेंस होगा, कंडेंसेशन होगा, तो कंडेंस होते ही बन जाएगा सैचुरेटेड लिक्विड। अब ये लिक्विड पास होगा एक्सपेंशन वाल्व से। एक्सपेंशन वाल्व से जब पास होगा, यानी कैपिलरी ट्यूब से पास होगा, आप इसको ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे, तो प्रेशर तो हाई था ही, कंप्रेसर से जब आपने प्रेशर हाई करके भेजा इसको और टेम्परेचर हाई करके भेजा है, तो अब क्या होगा, ये टेम्परेचर लूज़ करेगा, यानी कि अपना थोड़ा सा टेम्परेचर कम करेगा, हीट को लूज़ करेगा, लेकिन प्रेशर अभी भी हाई है। प्रेशर इसका डिक्रीज़ होगा, प्रेशर एकदम से ही आप इसको झटके से 120 कर देंगे, 800 से 120 कर दिया, तो इसका टेम्परेचर भी डिक्रीज़ हो जाएगा। देखिए 30 डिग्री से ये एक्सपेंशन वाल्व के पास होते ही -25 डिग्री में आ गया। तो अब ये मिक्सचर हो जाएगा, थोड़ा बहुत इसके अंदर क्या रह जाएगा, थोड़ा बहुत वेपर रह जाएगा, थोड़ा वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और मैक्सिमम अमाउंट इसका लिक्विड होगा। वो लिक्विड में जो लिक्विड रहेगा उसका प्रेशर बहुत कम है, टेम्परेचर -25 डिग्री है। -25 डिग्री अब किस में जाएगा, एवापोरेटर कॉइल्स में। एवापोरेटर कॉइल्स में जाएगा तो -25 है, और रेफ्रिजरेटर स्पेस का मान लीजिए 30 डिग्री टेम्परेचर है, तो वो हीट लेगा, अपने अंदर हीट लेगा, फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में। जो बाकी का 80-90% जो भी लिक्विड था वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, सैचुरेटेड वेपर में, फिर वो कंप्रेसर में जाएगा। तो ये साइकिल बार बार घूमती रहेगी। तो आपसे पूछा गया है कि जो कंडीशन होगी रेफ्रिजरेंट की आफ्टर पासिंग थ्रू कंडेंसर, वो क्या होगी, वो होगी। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एक्सपेंशन वाल्व। एक्सपेंशन वाल्व का मेन फंक्शन क्या है भाई, मेंटेन हाई एंड लो प्रेशर साइड्स, यही तो होता है काम भाई, हाई प्रेशर लो, हाई को लो, लो को हाई में कन्वर्ट करने का काम ही है आपका एक्सपेंशन वाल्व का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन डोमेस्टिक एयर कंडीशनर्स द रेफ्रिजरेंट कॉमनली यूज्ड इज, कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज़ होता है, R12 एसीज में R12, R22, R32 इस तरह से यूज़ होता है, तो R12 सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। नेक्स्ट है डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर वर्किंग ऑन वेपर कंप्रेशन साइकिल यूजेस द फॉलोइंग टाइप ऑफ एक्सपेंशन डिवाइस। देखिए कौन सा डिवाइस यूज़ होता है, कैपिलरी ट्यूब, यानी एक्सपेंशन डिवाइस जो वहाँ लिखा हुआ था पीछे के साइड में, वो एक्सपेंशन डिवाइस कुछ नहीं, वो कैपिलरी ट्यूब है जो यूज़ होती है आपकी डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में। आगे बढ़ते हैं। द कंडीशन ऑफ रेफ्रिजरेटर आफ्टर पासिंग थ्रू द एक्सपेंशन ऑफ थ्रॉटल वाल्व इन वेपर कंप्रेशन सिस्टम, यानी कि जो आपको मैंने पहले डायग्राम दिखाया था उसी डायग्राम को आपको याद रखना है। और आपसे पूछा गया है कि भाई जब एक्सपेंशन वाल्व से पास हो जाएगा, तो आपका रेफ्रिजरेंट किस कंडीशन में होगा। तो आपको मैंने बताया ना, सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर होता है, यानी कि थोड़ा बहुत वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और बाकी मैक्सिमम अमाउंट सैचुरेटेड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर कह सकते हैं, या कह सकते हैं सैचुरेटेड लिक्विड भी कह सकते हैं, या वेरी वेट लिक्विड भी कह सकते हैं, वेरी वेट लिक्विड, ठीक है। तो इस तरह इसमें कन्वर्ट हो जाता है आफ्टर पासिंग थ्रू द एक्सपेंशन वाल्व। आगे चलते हैं। इन वेपर कंप्रेशन सिस्टम द कंडीशन ऑफ रेफ्रिजरेटर बिफोर पासिंग थ्रू कंडेंसर। आपको पता है कि भाई कंडेंसर से पास होने से पहले पूछा गया है, तो कंडेंसर से पास होने से पहले वही कंप्रेसर से पास होने के बाद और कंडेंसर से पास होने के पहले सुपर हीटेड वेपर ही तो है, तो बस सुपर हीटेड वेपर इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। द एवापोरेटर चेंजेस द लो प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट फ्रॉम एक्सपेंशन वाल्व इनटू, यानी वो कह रहे हैं कि जब आपका एक्सपेंशन वाल्व से जो लिक्विड आता है, सैचुरेटेड लिक्विड आता है, सैचुरेटेड लिक्विड ही आता है, लो प्रेशर सैचुरेटेड लिक्विड आता है, वो एवापोरेटर के अंदर घुसता है। तो वो पूछ रहे हैं कि एवापोरेटर क्या करता है, उस लिक्विड का क्या करता है। भाई एक्सपेंशन वाल्व से क्या आता है, मैक्सिमम लिक्विड ही तो आता है, सैचुरेटेड लिक्विड, तो एवापोरेटर उसको क्या करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है लो प्रेशर वेपर में, सैचुरेटेड वेपर में, उसको कन्वर्ट कर देता है लो प्रेशर सैचुरेटेड वेपर में एवापोरेटर। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉस्ट ऑन एवापोरेटर इन रेफ्रिजरेटर क्यों होता है, ड्यू टू द लॉस ऑफ हीट ड्यू टू हीट ट्रांसफर, पुअर हीट ट्रांसफर, खराब
हीट ट्रांसफर की वजह से जो लॉस ऑफ हीट होता है उसकी वजह से फ्रॉस्ट जम जाता है। द वैल्यू ऑफ COP इन वेपर कंप्रेशन साइकिल इज यूजुअली भाई ग्रेटर देन 1, ऑलवेज मोर देन 1, बी ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट करस्पॉन्डिंग टू मेल्टिंग ऑफ 1000 kg ऑफ आइस। वही बात है, कितने घंटे में, 24 घंटे में, पीछे हम लोग देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज मिक्सचर ऑफ ड्राई एयर एंड वाटर वेपर इज, देखो ड्राई एयर में वाटर वेपर मिला दोगे तो क्या हो जाएगा, मॉइस्ट एयर, तो आपका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट। आगे देखते हैं, द मिक्सचर ऑफ ड्राई एयर एंड वाटर वेपर कॉल्ड व्हेन द एयर हैज़ डिफ्यूज्ड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन इट, यानी कि आपका ड्राई एयर है, ठीक है, उसके अंदर आपने वाटर वेपर मिला रखा है और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर मिला रखा है, जितना मिल सकता था उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता वाटर वेपर उस ड्राई एयर में, तो उस तरह की एयर को हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड एयर। उस तरह की एयर को हम लोग क्या कहते हैं, सैचुरेटेड एयर, ठीक है, उस तरह की एयर को हम लोग क्या कहते हैं, सैचुरेटेड एयर, ठीक है, यानी कि ड्राई एयर जो थी उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आपने वाटर वेपर मिला दिया तो वो कन्वर्ट हो जाती सैचुरेटेड एयर में, नहीं तो मॉइस्ट एयर होती, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज द टेम्परेचर ऑफ एयर रिकॉर्डेड व्हेन बाय अ थर्मामीटर व्हेन, ठीक है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या है, इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर, यानी कि मॉइस्चर से कोई लेना देना, एयर के अंदर क्या मॉइस्चर है, उस मॉइस्चर की वजह से क्या कूलिंग इफेक्ट आएगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। जो नॉर्मल टेम्परेचर है आपका विदाउट कंसिडरिंग द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर इज नोन एज ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ठीक है। ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या मेजर करता है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज द एयर टेम्परेचर इंडिकेटेड बाय थर्मामीटर नॉट अफेक्टेड बाय द मॉइस्चर ऑफ एयर, यानी कि थर्मामीटर से ही आप समझ लीजिए थर्मामीटर से आप एयर का टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, यानी कि कोई कंडेंसेशन नहीं हो रहा है मॉइस्चर का उस थर्मामीटर के ऊपर, यानी कि कोई ड्रॉप नहीं हो रहा है टेम्परेचर में, तो वो नॉर्मल टेम्परेचर आपका जो आप मेजर करते हो, जो आप सुनते हो चारों तरफ, उसी को हम लोग ड्राई बल्ब टेम्परेचर कहते हैं। जो भी हम टेम्परेचर रिफर करते हैं आपस में बोलचाल में कितना टेम्परेचर है, तो वो एक्चुअल में ड्राई बल्ब टेम्परेचर ही है, विदाउट कंसिडरिंग द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द टेम्परेचर रिकॉर्डेड बाय थर्मोमीटर व्हेन इट्स बल्ब इज सराउंडेड बाय वेट क्लॉथ एक्सपोज्ड टू एयर, यानी कि जब आप उसी थर्मोमीटर के ऊपर वेट क्लॉथ लगा दें और आप एयर का टेम्परेचर नापें, तो उस टेम्परेचर कहते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर, ठीक है, तो उसको हम वेट बल्ब टेम्परेचर कहते हैं। जब आप थर्मोमीटर के ऊपर वेट क्लॉथ लगाएंगे तो कंडेंसेशन होगा, मॉइस्चर जो होगा उसके ऊपर कंडेंस करेगा, टेम्परेचर को डाउन करेगा, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि भाई मॉइस्चर का भी इफेक्ट आएगा आपके उस टेम्परेचर में, तो उस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं, वेट बल्ब टेम्परेचर, WBT। आगे बढ़ते हैं, द रेशियो ऑफ एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर in a given volume of moist air to the mass of water vapor in the same volume of saturated air at the same temperature and pressure is known as, ठीक है। तो आप एक बार ध्यान से यहाँ डेफिनेशंस देख लेते हैं। देखिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है एक्चुअल मास ऑफ मॉइस्चर इन द एयर एट गिवन टेम्परेचर, यानी कि कोई एयर है उसके अंदर कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है, मॉइस्चर का मतलब होता है वाटर वेपर कितना प्रेजेंट है, उसका मास निकाल लीजिए एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। अब उसी अमाउंट ऑफ एयर को लीजिए, यानी उसी अमाउंट ऑफ सैचुरेटेड एयर को लीजिए, जितना केजी आपने वो लिया था ना ऊपर ये जितना केजी लिया था उतना ही केजी आप सैचुरेटेड एयर को लीजिए उसी टेम्परेचर पे, और फिर उसके अंदर कितना मॉइस्चर है उसका मास निकालिए, तो अब इन दोनों मासेस को आप डिवाइड कर देंगे तो वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहलाती है, यानी कि मास एक्चुअल मास ऑफ मॉइस्चर इन द एयर एट गिवन टेम्परेचर डिवाइड बाय मास ऑफ वाटर वेपर इन अ सैचुरेटेड एयर एट द सेम टेम्परेचर इज नोन एज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो रेशियो ऑफ एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर इन गिवन वॉल्यूम ऑफ अ मॉइस्ट एयर टू द मास ऑफ वाटर वेपर इन द सेम वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड एयर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इज नोन एज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, फाई से डिनोट करते हैं। और ह्यूमिडिटी रेशियो क्या होता है, कुछ नहीं होता, ह्यूमिडिटी रेशियो को आप एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी भी बोलते हैं और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी बोलते हैं। और ह्यूमिडिटी रेशियो होता है मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर डिवाइड बाई मास ऑफ ड्राई एयर, यानी कि 1 kg में 1 kg ऑफ ड्राई एयर आप से डिवाइड करिए और मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, यानी कि नॉर्मल एयर है उसमें कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है उसका मास डिवाइड बाई मास ऑफ 1 kg ऑफ ड्राई एयर आप डिवाइड करिए, तो ह्यूमिडिटी रेशियो यानी कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी या स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द मास ऑफ वाटर वेपर
प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ ड्राई एयर कार्ड। ये आपको पता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, यानी कि आपके पास कोई देखिए एयर है, ये कोई एयर है, आपके पास सैंपल है, इसके अंदर वाटर वेपर है, ठीक है। तो इसके अंदर जितना वाटर वेपर प्रेजेंट है डिवाइड बाई 1 kg ऑफ ड्राई एयर के मास से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ मॉइस्ट एयर टू द मास ऑफ वाटर वेपर इन द सेम वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड एयर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। वही बात है, सेम रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो हमने आपको अभी एक्सप्लेन किया है कि एक एयर का वॉल्यूम लिया आपने, उसके अंदर आपने मास ऑफ मॉइस्चर यानी मास ऑफ वाटर वेपर कैलकुलेट किया, दूसरा आपने सैचुरेटेड एयर लिया उसी टेम्परेचर पे और उसके अंदर जितना जो है वाटर वेपर था उसका मास कैलकुलेट किया, तो डिवाइड कर दिया उन दोनों मासेस को ऐसे, तो आपको मिल जाएगा क्या, रिलेटिव ह्यूमिडिटी फाई। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर इन अ यूनिट मास ऑफ ड्राई एयर टू मास ऑफ वाटर वेपर इन द सेम मास ऑफ ड्राई एयर व्हेन इट इज सैचुरेटेड एट द सेम टेम्परेचर। यानी कि अब यहाँ पर यूनिट ऑफ मास ऑफ ड्राई एयर और यूनिट मास ऑफ ड्राई एयर के टर्म में बात हो रही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन। नेक्स्ट है व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ एयर रिकॉर्डेड बाय थर्मामीटर व्हेन द मॉइस्चर प्रेजेंट इन इट स्टार्ट्स कंडेंसिंग। यानी कि आपने थर्मोमीटर लिया है और आप एयर का टेम्परेचर मेज़र कर रहे हैं, ठीक है, और साथ ही साथ एयर को ठंडा कर रहे हैं और एयर क्या हो जा रही है, एयर के अंदर जो मॉइस्चर है वो क्या हो जा रहा है, कंडेंस होने लग रहा है। तो जब कंडेंस होने लग रहा है आपका क्या कहते हैं एयर के अंदर प्रेजेंट मॉइस्चर, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो आपका टेम्परेचर ऑफ एयर है उसको हम लोग बोलते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या कहलाता है, इज द टेम्परेचर एट विच कंडेंसेशन स्टार्ट्स व्हेन द एयर इज कूल्ड एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, वो क्या होता है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे आपका जो वाटर वेपर प्रेजेंट है एयर में वो कंडेंस होना शुरू हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। हाँ, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है। अब जैसे आप लोग सुबह हम लोग क्या देखते हैं, जब सुबह हम लोग उठते हैं तो देखते हैं कि ओस पड़ी हुई है, ठीक है, पेड़ पत्तियों पे घासों पे जो है ओस पड़ी हुई है। तो ओस क्यों पड़ जाती है, क्योंकि रात में क्या होता है, रात में आप टेम्परेचर गिरता है एनवायरनमेंट का, प्रेशर तो कांस्टेंट है, एनवायरमेंटल प्रेशर इज कांस्टेंट, और टेम्परेचर गिरता है। जब टेम्परेचर गिरता है और गिरते ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जो होता है उस प्रेशर पे उसके बराबर में आ जाता है जब आपका टेम्परेचर एनवायरनमेंट का, तो जो वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट है वो जो है क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, तो वही आपको सुबह सुबह दिखते हैं, ठीक है। फिर वो उड़ जाते हैं, वापेट हो जाते हैं दिन में जो है, जब गर्मी बढ़ती है, जब टेम्परेचर बढ़ता है। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इस तरह से आप समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन DBT एंड WBT, यानी ड्राई बल्ब टेम्परेचर और WBT में डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस यानी कि इनको आप जब आप घटाएंगे DBT माइनस WBT तो क्या मिलेगा आपको, तब आपको मिलेगा वेट बल्ब डिप्रेशन। तब आपको क्या मिलेगा, वेट बल्ब डिप्रेशन। इट इंडिकेट्स द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, ठीक है, वेट बल्ब डिप्रेशन, यानी कि DBT माइनस WBT क्या होता है, वेट बल्ब डिप्रेशन। द वेट बल्ब डिप्रेशन यानी कि WBD इंडिकेट्स ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। कैसी, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, स्पेसिफिक, आपको पहले ही बता दिया गया, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को स्पेसिफाई करते इंडिकेट करता है WBD। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज एक्सप्रेस्ड एज, कैसे एक्सप्रेस करते हैं, MV डिवाइडेड बाई M सैचुरेशन, तो वही MV बाई MS। आगे बढ़ते हैं। What is the value of relative humidity if MV equals to 2.901 and MS equals to 9.056। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी फाई का फॉर्मूला पता है आपको, MV डिवाइडेड बाई MS। तो MV कितना है 2.901, ठीक है, और MS कितना है 9.056, ठीक है। अब डिवाइड कर लेते हैं इसको कैलकुलेटर से, 2.901 डिवाइड बाई 9.056, आंसर होगा 0.320, ठीक है, इस तरह से आंसर आ रहा है 0.320। तो ये D ऑप्शन इज़ करेक्ट। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया हो। थोड़ी सी लंबी वीडियो हो गई है ये, लेकिन क्या करें, अगर थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन करने के चक्कर में जो है लंबी वीडियो बन जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद हो, न्यूमेरिकल्स और आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही लग रहे हों, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैं आगे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रिप्टन क्लासेस।